नमस्कार दोस्तों, मैं शुभम मिश्रा आप सभी का यूपीएससी हिंदी में स्वागत करता हूं। तो दोस्तों आज हम लोग लेक्चर 8 लेने वाले हैं। कल तक हम लोगों ने पढ़ा था कि रिक्तिकाएं या वैक्यूल्स जो होती हैं उसमें क्या क्या होता है। फिर से एक बार रिवाइज कर लेते हैं ये पॉइंट और फिर इसी से आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं। कह रहा था कि पादप कोशिकाओं में पाई जाती हैं जो भी रिक्तिकाएं हैं, जो वैक्यूल्स हैं, वो केवल पादप कोशिकाओं में पाई जाती हैं। ये एनिमल सेल्स में यानी कि जंतुओं में, मानव में इत्यादि में नहीं पाई जाती हैं। इनका आकार अगर छोटा होगा तो संख्या अधिक होती है और अगर आकार बड़ा होता है तो संख्या कम होती है। फिर हमने बताया था कि इसके चारों ओर एक कोशिका द्रव्य की पतली झिल्ली से टोनोप्लास्ट कहते हैं या रिक्तिका कला कहते हैं, वो भी पाई जाती है। रिक्तिका के अंदर के रस को रिक्तिका रस कहते हैं या वैक्यूलर सैप कहते हैं। फिर हमने बताया था कि पुष्प एवं फलों की रिक्तिका रस में एंथोसाइनिन पाया जाता है। एंथोसाइनिन एक क्या है? पिगमेंट है या वर्णक है जो कलर देता है। कौन सा कलर देता है? तो बैगनी कलर देता है, गुलाबी देता है, रेड देता है, ब्लू देता है, नीला देता है, लाल देता है। ठीक है। इसके साथ ही साथ एक चीज और जाननी है कि रिक्तिकाओं की जो रिक्तिका रस होती है, ये जो रिक्तिका रस है, ठीक है ना, जिसको वैक्यूलर सैप बोल रहे थे, ये जो रिक्तिका रस है ये कोशिकाओं की स्फीति यानी कि टर्गर बनाने में महत्वपूर्ण योगदान देता है। आप समझते हैं टर्गर का काम क्या है? आपने छुई मुई का पौधा देखा होगा टच मी नॉट जिसे आप बोलते हैं। कुछ इस प्रकार का उसका पत्ती होता है। ठीक है, ठीक। तो इसमें मान लीजिए कि ये जो रिक्तिका रस है वो टर्गर मेंटेन किया हुआ है, जो भी कोशिकाओं की स्फीति है उसको मेंटेन किया हुआ है। तो पत्ती कुछ इस तरीके से है। ठीक है, पत्ती कुछ इस तरीके से है। जब हम इसे टच कर देते हैं, ठीक है, टच कर देते हैं, टच करने के बाद क्या होती है? पत्तियां बंद हो जाती हैं। पत्ती कुछ इस तरीके से हो जाएगी। ये वाला जो सिरा होगा ये क्या हो जाएगा? फोल्ड हो जाएगा। ये जो सिरा होगा ये सब पूरा फोल्ड हो जाएगा और पत्ती कुछ इस तरीके से हो जाएगी। ठीक है। तो ये क्या होता है? क्योंकि एक स्फीति मेंटेन होती है रिक्तिका रस की मदद से। एक ऑस्मोटिक प्रेशर, एक परासरणी दबाव लगता है, तो जब वो दबाव कम हो जाएगा तो पत्ती इस तरह से हो जाएगी। ठीक है, यानी कि स्फीति छूने के बाद उसमें स्पर्शानुवर्तन होता है। स्पर्शानुवर्तन, ठीक है, ये आगे हम लोग वर्तन, ठीक है, ये आगे हम लोग पढ़ेंगे, आगे के टॉपिक है। चलिए अब स्टार्ट करते हैं। आज का जो टॉपिक है वहां से स्टार्ट करना शुरू करते हैं। हम जानते हैं कि जीव द्रव्य यानी कि जो प्रोटोप्लाज्म का हम कल हम लोग पढ़ रहे थे, जो आधारभूत इकाई था किसी भी जीव का, प्रोटोप्लाज्म, ठीक है, जो हम लोग कल पढ़ रहे थे, उसके दो भाग आते हैं, दो घटक आते हैं, दो भाग होते हैं। पहला होता है कोशिका द्रव्य और दूसरा होता है केंद्रक। यानी कि जो ये अगर केंद्रक है, न्यूक्लियस है, ठीक है, तो इसके बाहर जो है ये कोशिका द्रव्य, ठीक है ना, इसको बोलते हैं साइटोप्लाज्म और कोशिका के अध्ययन को बोलते हैं साइटोलॉजी। ठीक है, तो ये दूसरा क्या होता है? केंद्रक होता है। ठीक है, तो चलिए पढ़ते हैं। कोशिका द्रव्य क्या है? कोशिका द्रव्य क्या है? द्रव का वह भाग जो केंद्रक के बाहर और कोशिका कला के अंदर होता है। ये कोशिका कला है, ठीक है, इसके अंदर और केंद्रक के बाहर, यानी कि ये पोर्शन, ये पूरा पोर्शन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट कह रहा है कि इसके तीन भाग आएंगे, एक्टोप्लास्ट, टोनोप्लास्ट और मीजोप्लास्ट। देन आता है केंद्रक। केंद्रक क्या है? सबसे पहले तो इसकी जो खोज करता है वो कौन है? रॉबर्ट ब्राउन। रॉबर्ट ब्राउन जी हैं। कहां खोजा? आर्किड नामक पौधे में खोजा। एक्सक्यूज मी, ऑर्किड पौधे में खोजा। ठीक है, रॉबर्ट ब्राउन ने इसको कहां खोजा? ऑर्किड के पौधे में खोजा। ठीक, नेक्स्ट आता है कोशिका का नियंत्रण कक्ष। कोशिका का नियंत्रण कक्ष क्या है? ये जो केंद्रक होता है यही कोशिका का कंट्रोल रूम या नियंत्रण कक्ष होता है। ठीक है, ये और क्या काम करता है? एक सेकंड दोस्तों, ओके, हाँ, ये और क्या काम करता है? कोशिका के आनुवांशिक पदार्थों का भंडार गृह है। ठीक, यानी कि स्टोरेज है।
किन चीज़ों का? जो भी आनुवांशिक पदार्थ होते हैं, जो भी जेनेटिक मटीरियल है, जेनेटिक मटीरियल है, उसका स्टोरेज है। और क्या करता है? प्रजनन यानी कि प्रोडक्शन में बहुत इंपॉर्टेंट भूमिका निभाता है। तो हमने क्या पढ़ा है केंद्रक के बारे में? पहला तो केंद्रक को क्या बोलेंगे? न्यूक्लियस बोलेंगे। न्यूक्लियस क्या क्या है इसके बारे में? ये क्या, इसका सबसे पहले हमने खोज पढ़ा तो रॉबर्ट ब्राउन जी ने किया। किसमें किया? ऑर्किड के पौधे में किया। फिर कोशिका का नियंत्रण कक्ष यानी कि कंट्रोल रूम है। क्या है? कंट्रोल रूम। फिर क्या कह रहा है कि कोशिका के, अब उसके बारे में पढ़ रहे हैं कि कोशिका में आनुवंशिक पदार्थों का एक भंडार गृह है, स्टोरेज है। ये किसका? जेनेटिक मटेरियल्स का। और प्रजनन में यानी कि पौधों के या कोशिका के मतलब वही पौधे जब कोई प्रजनन कर रहे हैं, जीवजंतु जो प्रजनन कर रहे हैं, या ऐसे कहिए कि कोशिकीय प्रजनन जब हो रहा है तो उसमें वो महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। नेक्स्ट आता है न्यूक्लियस का एक फोटो देख लीजिए। ठीक है, न्यूक्लियस का फोटो देख लीजिए। न्यूक्लियस का फोटो में क्या क्या लिख रहा है? अंतःद्रव्यी जालिका, या हमने बताया था एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक, फिर है केंद्रक में छिद्र है एक, छोड़ दीजिए। केंद्रिका है। केंद्रिका मतलब ये जो इसका एक पार्ट है। ठीक है, केंद्रक का एक पार्ट है केंद्रिका। फिर है इसमें क्रोमेटिन जालिका या क्रोमेटिन धागे बोलिए। फिर उसमें है केंद्रक द्रव है, केंद्रक की झिल्ली है। तो यही इसके कुल 4 पार्ट होंगे। केंद्रक के कुल 4 पार्ट होंगे। केंद्रक कला जो हमने बताया आपको, जो बाहर है, केंद्रक झिल्ली कह लीजिए उसको। केंद्रक द्रव जो यहां पर आप ये जो आप देख रहे हैं, ये पूरा ये इसके अंदर जो भी फैला हुआ है, ठीक है, ये सब केंद्रक द्रव है। ये सब यहाँ पे केंद्रक द्रव है। ठीक है, फिर है आपका केंद्रक झिल्ली, ये जो बाहर की है। नहीं, फिर आता है केंद्रिका, ये जो आपकी है, इसमें 1 2 3 4 आपकी केंद्रिका दिख रही है। ठीक है, फिर आता है क्रोमेटिन धागे, ये जो धागे नुमा संरचना यहाँ बीच बीच में फैली हुई है, ये क्या है? केंद्रक धागे हैं। ये क्या है? केंद्रक धागे हैं। ठीक, ये देखिए, ये सारी संरचना जो फैली हुई है, इसे ही केंद्रक धागा कहते हैं। ठीक है, आगे चलेंगे। कह रहा है कि केंद्रक कला, केंद्रक कला जो है प्लाज्मा झिल्ली के बाद दोहरी झिल्ली है। दोहरी इस तरह की झिल्ली है, ये लाइकोप्रोटीन की बनी हुई है। ठीक है, लाइकोप्रोटीन की बनती है, केवल यूकैरियोटिक कोशिकाओं में पाया जाता है। ठीक है, आपको पता भी है क्योंकि उसमें अस्पष्ट केंद्रक होता है प्रोकैरियोटिक में। केंद्रक द्रव्य एवं कोशिका द्रव्य के बीच आदान प्रदान, यानी कि केंद्रक का जो द्रव्य है, यानी कि केंद्रक के अंदर जो द्रव्य होता है, ठीक, और जो कोशिका के अंदर द्रव्य है, इसके बीच का आदान प्रदान ये जो है केंद्रक कला के माध्यम से होता है। यही केंद्रक कला होगी। ठीक, अगला आता है केंद्रक द्रव। केंद्रक द्रव क्या है? केंद्रक द्रव है आपका, इसको न्यूक्लियोप्लाज्म बोलेंगे। ठीक है, केंद्रक द्रव मतलब न्यूक्लियोप्लाज्म बोलेंगे। केंद्रक द्रव ये कोशिका द्रव के समान ही अर्ध तरल पदार्थ है। इसे कैरियोप्लाज्म भी कहा जाता है। ठीक, इसका जो काम है वो आकार और जो भी है कोशिका की संरचना यानी कि उसको मेंटेन रखने में होता है। ठीक है, संस्था नहीं होगा, ये संरचना को मेंटेन करता है। और कोशिकीय उपापचय, जो कोशिकीय मेटाबॉलिज्म होता है, उसको मेंटेन रखता है। तो 3 काम है केंद्रक द्रव का। फिर आता है केंद्रिका। केंद्रिका क्या होती है? छोटी गोल अंडाकार संरचना है, कोशिका विभाजन के समय ये नष्ट हो जाती है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कोशिका विभाजन के समय जो केंद्रिका है वो नष्ट हो जाती है। फिर कह रहा है कि केंद्रक द्रव्य के डायरेक्ट संपर्क में कुछ यूकैरियोटिक में एक स्थान पर, अच्छा ठीक है, ये केंद्रक द्रव के डायरेक्ट संपर्क में रहती है। जो केंद्रिका है, देखिए, ये जो केंद्रिका है, ये केंद्रक द्रव के डायरेक्ट संपर्क में है। आपका देख रहे हैं यहाँ बाहर पीले रंग का केंद्रक द्रव, जो मैं देखिए ऐसे मान लीजिए बाहर केंद्रक द्रव है। ठीक, तो ये केंद्रक द्रव के डायरेक्ट संपर्क में आपकी केंद्रिका है, ये जो ये बीच में दिख रही है। ठीक है, ये अगला कह रहा है कि कुछ यूकैरियोटिक कोशिकाओं में एक स्थान अधिकतम 4 हो सकती है, 1 या अधिकतम 4। तो मेरे जो फोटो अभी जो दिख रहा था उसमें अधिकतम 4 दिख रही थी केंद्रिका। केंद्रिका जो करती है आरएनए का संश्लेषण। ठीक है, आरएनए का संश्लेषण और कोशिका विभाजन में महत्वपूर्ण भूमिका। तो इसके 2 काम है, एक है आरएनए का संश्लेषण और दूसरा कोशिका विभाजन में महत्वपूर्ण भूमिका है केंद्रिका की।
सबसे इंपॉर्टेंट चीज है क्रोमेटिन धागे। क्रोमेटिन धागे क्या करते हैं? क्रोमेटिन थ्रेड्स, ठीक। ये न्यूक्लियो प्रोटीन होते हैं। पहले तो ये जान जाइए, न्यूक्लिकम और हिस्टोन प्रोटीन से बनते हैं। न्यूक्लियो प्रोटीन क्या है? न्यूक्लिक एसिड प्लस हिस्टोन प्रोटीन, इन दोनों को मिलाने से आपका क्रोमेटिन धागे बनते हैं। जो ये संरचना, ये जो फैली हुई है, जो मैंने दिखाया रेड कलर से मैं दिखा रहा हूँ, ये जो संरचना ऐसे फैली हुई है, ये जो संरचना है, ये क्या है? क्रोमेटिन धागे। ये सबसे महत्वपूर्ण अंग है, देखिए, ठीक है। फिर हिस्टोन प्रोटीन से बनते हैं। अब आता है गुणसूत्र, क्रोमोसोम। आइए क्रोमोसोम्स के बारे में जानते हैं। बेसिकली होता क्या है कि यही क्रोमेटिन धागे जो है आगे चल के क्रोमेटिन जालिका बनाते हैं। ठीक, क्रोमेटिन जालिका बनाते हैं। और ये एक संरचना, आभासी सी संरचना है, वो आपस में जुड़े हुए नहीं होते हैं, ऐसा लगता है कि वो जुड़े हुए हैं, ठीक है। आगे चलेंगे, आप देखेंगे कि विभाजन के समय क्रोमेटिन धागे एक दूसरे से पृथक हो जाते हैं। जैसे मान लीजिए ये क्रोमेटिन धागे हैं, ठीक है, ठीक। तो एक दूसरे से पृथक हो जाएंगे। मान लीजिए यहां से ये अलग हो गए, अब ये अलग दिखने लगे, ठीक है। एक क्रोमेटिन धागा ये दिख रहा है, क्रोमेटिन धागा ये दिख रहा है, ठीक है। संकुचित होकर छोटे मोटे हो जाते हैं। मान लीजिए और ये संकुचित हो गए और ये छोटे मोटे से हो गए, दो क्रोमेटिन धागे ऐसे ऐसे बन गए, ठीक, ठीक है, ठीक, ऐसे दो धागे बन गए। इन संकुचित क्रोमेटिन धागों को गुणसूत्र कहते हैं। ये जो संकुचित क्रोमेटिन धागे हैं क्या कहलाएंगे? यही आपके कहलाएंगे गुणसूत्र, गुणसूत्र, ठीक है, या क्रोमोसोम। क्रियात्मक भाग इसका जीन कहलाएगा। इसका जो क्रियात्मक भाग होगा, कोई भी जो भी क्रियात्मक भाग हो, मान लीजिए कि ये कोई पार्ट है, ये थोड़ा सा पार्ट क्रियात्मक पार्ट है, तो ये क्या कहलाएगा? जीन, GENE, या हिंदी में जीन, ठीक। ये क्या करता है? अनुवांशिक सूचनाओं का वाहक है। अनुवांशिक सूचनाएं मतलब जो आपके अंदर कुछ भी क्वालिटीज़ हैं, जैसे आप लंबे हो, ठीक है, आपका बाल काला है, ठीक, और आपकी जो पुतली है आँख की, ठीक है, आइरिस, वो भूरे रंग की है, ठीक है, और भी जो भी क्वालिटीज़ होंगी आपकी, उसको क्या करेगा कि धीरे धीरे आपकी पीढ़ी दर पीढ़ी कैरी करेगा, ठीक है। यही है, अनुवांशिक सूचनाओं को पीढ़ी दर पीढ़ी कैरी करेगा। चूंकि जो 23 क्रोमोसोम मनुष्य में होते हैं, उसमें 22 क्रोमोसोम जो है वो क्या होते हैं? अनुवांशिक सूचनाएं ही समझ लीजिए, विभिन्न विभिन्न क्वालिटीज होती हैं। दो क्रोमेटिड जैसे स्थान पर जुड़ते हैं, सेंट्रोमेयर कहते हैं, ठीक है। जैसे मान लीजिए ये है आपका सेंट्रोमेयर, ये आपका जो पॉइंट है ये क्या है? सेंट्रोमेयर। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है फोटो में, ठीक, यही है आपका क्रोमोसोम, देख लीजिए, यही क्रोमोसोम है, ठीक। सेंट्रोमेयर। यहाँ पर गुणसूत्र कुछ दबा रहता है, देखेंगे भी ये गुणसूत्र की ये जो थिकनेस है, इस थिकनेस से कम है या इस थिकनेस से कम है। यहाँ पर मोटाई ज़्यादा है, यहाँ कम है, तो ठीक है, यहाँ पर जो है गुणसूत्र थोड़ा दबा रहता है। उसके बाद कह रहा है कि अंतिम छोर को टेलीमेयर कहते हैं। अंतिम छोर को क्या कहते हैं? टेलीमेयर। अंतिम छोर को, ये जो अंतिम छोर है इसको क्या कहेंगे? टेलीमेयर, ठीक। तो एक बार और बता देता हूं गुणसूत्र हैं क्या। विभाजन के समय क्रोमेटिन धागे एक दूसरे से अलग हो जा रहे हैं। जैसे ये जो मैंने दिखाया है, ये धागे एक दूसरे से अलग हो जा रहे हैं, ठीक। अलग होने के बाद क्या कर रहे हैं? छोटे और मोटे हो जा रहे हैं, ठीक। इन्हें ही गुणसूत्र कह रहे हैं। इसका क्रियात्मक भाग, ये जो ऊपर क्रियात्मक भाग है वो जीन कहलाता है। अनुवांशिक सूचनाओं का वाहक है। मैंने बताया कि आपके अंदर ये जो क्वालिटीज़ हैं वो पीढ़ी दर पीढ़ी आपकी कैरी कर रहा है। क्रोमेटिन धागे जहाँ जुड़ते हैं उसे सेंट्रोमियर कहते हैं। मैंने यहाँ फोटो में दिखाया कि ये सेंट्रोमियर है, ये पार्ट, ठीक है। और जो अंतिम छोर होता है, ये जो अंतिम छोर है वो क्या है? टेलोमियर है, ठीक। चलिए अगला, उसका उसी चीज़ को विस्तृत रूप में यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है। जैसे इसके 3 पार्ट होंगे, पेलिकल होगा, मैट्रिक्स होगा और एक क्रोमेटिड होगा। अगर फर्दर उसका पार्ट करते हैं, इसे गुणसूत्र के 3 पार्ट है, पेलिकल है, मैट्रिक्स है और क्रोमेटिड है। पेलिकल, मैट्रिक्स और क्रोमेटिड, ठीक। आगे देखते हैं, मनुष्य में 23 जोड़ी गुणसूत्र होते हैं।
क्रोमोसोम्स होते हैं, इसमें 22 जोड़ी गुणसूत्र, 22 जोड़ी मतलब 22 पेयर, 44 ये, और टोटल कितने होते हैं 46, ठीक है। जोड़ी मतलब पेयर, ठीक, 46 होंगे। विभिन्न गुणों का निर्धारण करते हुए जो मैंने बताया, चूंकि होता क्या है कि जो मेल होता है और यहाँ पर फीमेल, फीमेल कभी भेदभाव नहीं करती है, इनके पास जो गुणसूत्र होता है एक्स एक्स, और जो मेल होता है थोड़ा भेदभाव करता है, बेसिकली नहीं करता है लेकिन थोड़ा बहुत तो हो ही जाता है, तो एक्स वाई, ठीक। तो संतान उत्पत्ति में होगा क्या कि मेल तो कोई सा भी गुणसूत्र देगी एक्स या दूसरे एक्स में से, तो उसके पास से एक्स ही आएगा। अब पुरुष है, अगर उसने एक्स दिया, ठीक है, तो महिला बनी, और वाई दिया तो पुरुष, ठीक है ना। ये मैंने क्रम उल्टा लिख दिया है, एक सेकेंड, हाँ, और अगर वाई देता है तो ठीक पुरुष, ठीक। चलिए, एक चीज़ ये बहुत ज़रूरी है जानना, जैसे जिसकी भी माताएं बहनें या फिर जो लोग भी एक औरत को रिस्पॉन्सिबल मानते हैं तो उन्हें बता देना चाहिए, नहीं नहीं, आदमी रिस्पॉन्सिबल है। किसी संतान का लड़की होना ये मेल की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ठीक है। मेल ने अगर एक्स दिया तो मेल होगा, ठीक है, मतलब फीमेल हो जाएगी। फिर आता है डीएनए। डीएनए क्या चीज़ है? डी राइबोज न्यूक्लिक एसिड, डी ऑक्सी, ऑक्सी शायद नहीं बोला था, राइबोज न्यूक्लिक एसिड आप लिख लीजिएगा, ठीक है। रुकिए लिख देता हूँ, जगह नहीं थी, ठीक। न्यूक्लिक एसिड, इंग्लिश वाले इंग्लिश में लिख लो, डी ऑक्सी राइबोज न्यूक्लिक एसिड, ठीक है। आ जाइए फैक्ट पर चलते हैं। कह रहा है कि प्रोटीन के साथ मिलकर प्रमोशन, व्हाट इज प्रमोशन? एक सेकंड रुकिए, मैं इसको कंफर्म कर लेता हूं। क्रोमोसोम है एक्चुअली, क्रोमोसोम, ठीक। प्रोटीन के साथ मिलकर क्रोमोसोम की संरचना कोशिका के केंद्र में धागे के रूप में फैला रहता है, ठीक है ना, फैला रहता है। तो यहां पे दो चीजें हैं, प्रोटीन के साथ मिलकर क्रोमोसोम की संरचना बनती है, पहला। दूसरा है कि कोशिका के केंद्र में धागे के रूप में ये फैला रहता है, ठीक है। मतलब जो डीएनए है, एक्सक्यूज मी, जो डीएनए है वो जो है प्रोटीन के साथ मिलता है, ठीक है ना, और क्रोमोसोम की संरचना बनाता है, ठीक है ना। दूसरा है कि कोशिका के केंद्र में धागे के रूप में फैला रहता है। डीएनए केंद्रक के अलावा, जैसे पहला तो ये न्यूक्लियस में पाया जाता है, ये जो केंद्रक था इसके अंदर डीएनए आपका मिलेगा, उसके अलावा माइटोकॉन्ड्रिया में मिलेगा, क्लोरोप्लास्ट में मिलेगा, ठीक है। एक अनुवांशिक पदार्थ है जो पीढ़ी दर पीढ़ी गुणों को ले जाने का कार्य करता है। डीएनए लंबा स्पाइरल, जबकि प्रोकैरियोटिक में सर्कुलर, मैंने बताया था उसमें क्या पता है, डीएससी डीएनए मैंने बताया था, डबल स्ट्रैंडेड सर्कुलर डीएनए आपका पाया जाता है प्रोकैरियोट में, और इसमें पाया जाता है डबल स्ट्रैंडेड हेलिकल डीएनए। कल मैंने जो प्रोकैरियोट और उसमें डिफरेंस लिखवाया था उसमें था, रुकिए मैं आपको दिखा देता हूं एक बारी, इसमें नहीं है, इस नोट्स में नहीं है, कल के नोट्स देख लीजिएगा, कल के लेक्चर्स में इसमें जो है ये चीज़ें क्लियर की गई हैं। फिर कह रहा है कि डीएनए में होता क्या है, नाइट्रोजनी क्षार होते हैं, शर्करा, फास्फोरिक अम्ल, तो कुल 4 नाइट्रोजनी क्षार इसमें होते हैं, जिसमें नाम है एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन और थाइमिन, ठीक है। यही जब आप आएंगे आरएनए में तो इसमें यूरेसिल आ जाता है, ठीक है, साइटोसिन हट जाता है। चलिए, अब इसमें एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है। इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या आता है? वॉटसन और क्रिक ने 1953 में डीएनए की द्विक कुंडलित संरचना, दूरी नहीं, ये द्विक कुंडलित संरचना है, ठीक है, द्विक कुंडलित संरचना प्रस्तुत की, ठीक। द्विक कुंडलित मतलब एक ये और एक ये, डीएनए कुछ ऐसा होगा इनके हिसाब से, ठीक है, एक ये और एक ये,
ठीक, तो द्विक कुंडली संरचना कौन दिया है? वॉटसन और क्रिक दिया है। ये क्वेश्चन पूछता रहता है आपका, ये क्वेश्चन पूछता रहता है, इसलिए इन्हें 1962 में नोबेल पुरस्कार मिला। देखिए ये डीएनए की संरचना एक है यहाँ पर, देखिए कितना खूबसूरत सा है, ये देखिए, और इसमें जो है नाइट्रोजनी बेस लगे हुए हैं, 1 2 3 4, चारों 4 कलर के हैं, देखिए ध्यान से, एडेनिन, ग्वानिन, ठीक है ना, थायमिन और साइटोसिन। ठीक, एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन और थायमिन। चलिए, फिर आता है राइबोन्यूक्लिक एसिड। राइबोन्यूक्लिक एसिड मतलब RNA। राइबोन्यूक्लिक एसिड क्या होता है? कोशिका द्रव्य में बिखरा होता है। ठीक है, एकल कुंडलित संरचना होती है। फास्फोट और राइबोज शर्करा से संयुक्त इकाइयां एकांतर पर स्थित होते हैं। इसमें भी 4 होते हैं। थायमिन की जगह पर यूरोसिल हो जाता है, थायमिन की जगह पर यूरोसिल हो जाता है, यानी कि एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन और यूरोसिल। ठीक है, थायमिन हट जाता है। आगे चलते हैं। आगे है आरएनए के 3 प्रकार हैं, मैसेंजर आरएनए, राइबोसोमल आरएनए और ट्रांसफर आरएनए, यानी कि इसको बोलते हैं mRNA, इसको बोलते हैं rRNA और इसको बोलते हैं tRNA। ठीक है, आइए पहले देखते हैं। ये देखिए, ये आरएनए का स्ट्रक्चर और ये है डीएनए का स्ट्रक्चर जो मैं अभी आपको दिखाया। इसमें द्विक कुंडली है, इसमें सिंगल कुंडली है। ठीक है ना, 4 बेस इसमें भी हैं, 4 बेस उसमें भी हैं, बस इसमें थायमिन की जगह पर यूरोसिल एक ऐड हो गया। तो ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पॉइंट को हमेशा ध्यान रखिए। ये जो पॉइंट है, ठीक है, ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद आपका इसके बारे में पूछता है, अब इसके बारे में मैं आपको आगे बताने जा रहा हूं। चलिए, आता है rRNA, mRNA। सबसे पहले आता है मैसेंजर आरएनए या mRNA। ये क्या करता है? डीएनए में सूचनाओं को प्रोटीन संश्लेषण स्थान पर लाता है। जितनी भी इंफॉर्मेशन है यहाँ पर प्रोटीन सिंथेसाइज प्लेस, ऐसा समझिए, अगर प्रोटीन संश्लेषण स्थल है तो यहां पर किसी भी इंफॉर्मेशन को लेकर के आएगा। ठीक है, इंफॉर्मेशन को लेकर के आएगा। अगला आता है rRNA। इसका निर्माण केंद्रिका में होता है, 80% यही होता है, यानी कि rRNA जो है इसी से बेसिकली सारा आरएनए बना हुआ है, यानी कि मैक्सिमम पार्ट ऑफ आरएनए इज rRNA। ये राइबोसोम के संरचनात्मक संगठन में, यानी कि इसका स्ट्रक्चरल फॉर्म देता है। स्ट्रक्चरल फॉर्म किसको देता है? राइबोसोम को। ठीक है, राइबोसोम को स्ट्रक्चरल फॉर्म देता है, इसीलिए इसको राइबोसोमल आरएनए भी कहते हैं। फिर आता है tRNA। tRNA क्या है? इसमें राइबोन्यूक्लियोटाइड उपस्थित होते हैं 95 से 75। ये सबसे छोटा आरएनए होता है। इसका काम क्या होता है? अमीनो अम्ल को प्रोटीन संश्लेषण स्तर पर, जहां भी अमीनो एसिड होता है उसको प्रोटीन सिंथेसिस प्लेस पर, प्रोटीन संश्लेषण स्तर पर लेकर के आएगा। ठीक है, तो अमीनो अम्ल को ये लेकर के आता है। उपस्थित आरएनए का 16 से 18% भाग आपका tRNA होता है। अगला है आपका लवक। लवक को इंग्लिश में बोलते हैं प्लास्टिड। क्या बोलते हैं? प्लास्टिड। ठीक, लवक क्या करता है? पादप तथा शैवालों में पाया जाता है। क्यों? क्योंकि आप देखेंगे वो हरे होते हैं या रंगीन होते हैं। तो बेसिक इसका काम क्या है? कुछ खाना पकाने में इसका काम है, मतलब कि पौधों को भोजन बनाने में, फूड प्रिपरेशन में एक हेल्प करता है। और दूसरा ये हेल्प करता है आपका कलर, यानी कि पिगमेंटेशन में हेल्प करता है। ठीक है, पिगमेंटेशन में हेल्प करता है। क्या है? देखिए, इस पे लिखा हुआ है भोजन के निर्माण उसके संग्रह के लिए उत्तरदायी है, यानी कि इट हेल्प्स इन फूड प्रिपरेशन और फिर उसका स्टोरेज। ठीक, फिर आ रहा है इसमें वर्णक पाए जाते हैं, जो मैंने बताया। वर्णक को बोलेंगे पिगमेंट, यानी कि इसमें पिगमेंट पाया जा रहा है। कोशिकाओं का रंग जिसमें क्लोरोफिल होता है हरित लवक कहलाता है। अगर कोई ऐसा कोशिका है जिसमें हरा हरा दिख रहा है, यानी कि जैसे पत्तियां पौधों की, तो उसमें जो लवक पाया जाएगा उसको क्लोरोफिल या क्लोरोफिल पाया जाएगा। ठीक है, अब लवक 3 टाइप के होते हैं। ठीक, पहला होता है अवर्णी लवक, ल्यूकोप्लास्ट। वर्णी लवक, क्रोमोप्लास्ट। ठीक, हरित लवक आपका क्लोरोफिल। आइए देख लेते हैं क्या होता है प्लास्टिड। प्लास्टिड की संरचना मैं यहीं पर ज़्यादा पढ़ा दे रहा हूँ। अंदर जब
फर्दर पढ़ेंगे अभी डिटेल अंग में, तो इसको उतना डिटेल नहीं करेंगे। फिर देखिए थाइलेकॉइड क्या होता है। ये थाइलेकॉइड ल्यूमेन दिखा रहा है, यानी कि जो एक पीस है, एक पीस, ये रोटी जैसा स्ट्रक्चर है, ये रोटी जैसा स्ट्रक्चर है। वेट अ सेकेंड, विल शो यू इन ग्रीन कलर। ठीक है, ये रोटी जैसा स्ट्रक्चर होता है। ऐसा लगता है जैसे एक रोटी के ऊपर दूसरी रोटी रखी गई है। ठीक है, ग्रीन कलर की रोटियां। तो रोटी जैसा स्ट्रक्चर, इसको बोलते हैं थाइलेकॉइड। क्या बोलते हैं? थाइलेकॉइड। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता है थाइलेकॉइड। ठीक, थाइलेकॉइड क्या है? रोटी जैसा स्ट्रक्चर है। ग्रेनम क्या है? ग्रेनम या ग्रेना, इंग्लिश हिंदी में शायद ग्रेना लिख देता है। ग्रेना क्या है? ये रोटियों का जो टोटल स्ट्रक्चर है, यानी कि जितना यहाँ पे रोटी जैसा स्ट्रक्चर है, अगर उसको एज ए सम, एज ए होल देखा जाए तो उसको बोलते हैं ग्रेना। ठीक, ये आंतरिक एक मेम्ब्रेन है जो आपको दिख रही है फोटो में। ये आउटर यानी कि बाह्य झिल्ली या बाह्य मेम्ब्रेन है। ठीक, इनके बीच में एक गैप होता है, इनको इंटर मेम्ब्रेन स्पेस कहते हैं। ठीक ना, आंतरिक झिल्ली अवकाश या स्पेस में जो भी लीजिए। ठीक, उसके बाद यही जो आपका थाइलेकॉइड ल्यूमेन जो है, इसके अंदर जो भरा है उसको थाइलेकॉइड ल्यूमेन, और एक रोटी को थाइलेकॉइड कह रहे हैं। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है नाम, ये सारे नाम आप याद रखिएगा। ये ग्रेनम या ग्रेना, ये थाइलेकॉइड, ठीक है, और ये स्ट्रोमा। ठीक है, तो अब आते हैं तीनों लवकों पर। अवर्णीय लवक या ल्यूकोप्लास्ट। ल्यूको मतलब होता है व्हाइट। ठीक है ना, जैसे एक बीमारी होती है ल्यूकीमिया। ल्यूकीमिया इज अ सॉर्ट ऑफ कैंसर, ब्लड कैंसर। इसमें क्या होता है, आरबीसी जो है वो बढ़ जाती है। सॉरी डब्ल्यूबीसी, एक सेकंड। हाँ, डब्ल्यूबीसी, तभी तो ल्यूकीमिया हुआ। ठीक, तो ये होता है आपका ल्यूकीमिया, अवर्णीय या व्हाइट ब्लड सेल्स बढ़ जाती है। ठीक है, तो वहीं से इसका नाम पड़ा है आपका ल्यूकोप्लास्ट। ये क्या है? वर्णक विहीन या रंगहीन होते हैं। जैसे भूमिगत तना है, ये जो भूमिगत तना होता है बेसिकली आप देखेंगे कि वाइट होगा। सॉरी, ये जो जड़ होती है ये क्या होगी? वाइट होगी। या इसमें जहाँ से तना बनना शुरू हुआ, मान लीजिए यहाँ तक जो है भूमि के ऊपर है। ठीक है, ये पोर्शन भूमि के ऊपर है, यहाँ वाला, ये इतना भूमि के नीचे अगर तना है तो ये क्या होगा? ये भी वाइट होगा। ठीक, उसके बाद करता क्या है? अवर्णीय लवक अमीनो अम्ल को वसीय अम्ल में परिवर्तित करेगा। किसमें पाया जाता है? पुरानी पत्ती में, यहां पर वर्णीय लवक के बारे में शुरू हो गया। ठीक है, ये वर्णीय लवक का स्टार्ट हो रहा है यहां से। वर्णीय लवक क्या है कि वर्णीय लवक जो है पुष्पीय पादप की पुरानी पत्ती, फल में पाया जाता है। कैरोटीन युक्त वर्णक है। पत्तियों, फूलों, जो भी कलरफुल चीजें दिखती हैं सब में वर्णीय लवक पाया जाता है। जो भी कलरफुल चीजें दिखती हैं, ठीक है, किसी डिफरेंट कलर की पत्तियां दिख रही हैं, डिफरेंट कलर के फल दिख रहे हैं, सब में क्या है? वर्णीय लवक पाया जा रहा है। हरित लवक क्या? प्रकाश संश्लेषण में सहायता करता है, रसोई घर कहलाता है, वर्णीय लवक है। ठीक है, ये बहुत बार आपने पढ़ रखा है हरित लवक। फिर आया कैरोटीन, नारंगी रंग का वर्णक है। जैंथोफिल पीले रंग का वर्णक है। सूर्य के, अब जैंथोफिल का काम क्या है? जैंथोफिल का काम यह है कि सूर्य के ऐसे प्रकाश को अवशोषित करेगा, ऐसे प्रकाश को लेगा जो क्लोरोफिल द्वारा सिंथेसाइज नहीं हो पाता है। ठीक है, जैंथोफिल क्या करता है? फिर से बता रहा हूं कि ऐसे प्रकाश को सूरज के सिंथेसाइज करेगा, संश्लेषित करेगा, जिसको क्लोरोफिल के माध्यम से संश्लेषित नहीं किया जा सकता है। यानी कि अगर अधिक प्रकाश आ गया, ठीक है, या कुछ ऐसी वेवलेंथ का प्रकाश है जो क्लोरोफिल के द्वारा सिंथेसाइज नहीं हो पा रहा है, तो उसको जो है सिंथेसाइज करेगा और पौधों को होने वाली क्षति से भी बचाता है। ठीक है, तो आज यहीं तक हम लोग पढ़ेंगे। आशा करता हूं कि आपको कुछ समझ में आई होंगी चीज़ें। मैं आपसे बार बार बता रहा हूं कि आज जितनी भी चीज़ें मैं पढ़ा रहा हूं उसके साथ साथ क्वेश्चन करना आपका काम है, क्योंकि ये पॉसिबल नहीं है कि मैं आपको बहुत सारे क्वेश्चन करा पाऊंगा। ठीक है, मैं अपने ओर से पूरी कोशिश करता हूं कि ज़्यादा से ज़्यादा कंटेंट ऐसा दिया जाए जिससे आपका सिलेबस एक तरीके से कंप्लीट हो जाए। फिर आप चाहे किसी भी एग्ज़ाम में बैठें, आप यूपीएससी से लेकर के यूपी पीसीएस या किसी स्टेट पीसीएस में एग्ज़ाम दें। ठीक है, उसके अलावा यदि आप वनडे का भी एग्ज़ाम देना चाहते हैं तो एक बार आप 30 घंटे के लेक्चर को देखिए, और फिर कोई भी एग्जाम में आप केवल आपको क्वेश्चन करना हो और अपनी नोट्स में थोड़ी कुछ चीज़ें ऐडअप करनी हो। इसके साथ साथ निशांत सर आज से एक साइंस का क्लास मतलब क्विज लेकर के
आए हैं, जो भी यूपी पीसीएस के प्रीवियस ईयर पेपर्स हैं उनसे निशांत सर ने एक स्टार्ट किया है आज से साइंस का क्विज, तो आप उसको देख सकते हैं, अपनी प्रैक्टिस बनाए रख सकते हैं। ठीक है, और स्वस्थ रहिए, निरोग रहिए। जो भी आपको परेशानी हो आप कमेंट जरूर करिए, आपके लिए अच्छी चीज़ें और लाने का प्रयास किया जाएगा। ठीक है, और अगर आपने अभी तक यूपीएससी हिंदी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।